भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा सा राज्य गोवा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों, समृद्ध इतिहास और भारतीय पुर्तगाली संस्कृतियों के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है। कोनवा बीच पणजी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। इस बीच का पानी नीला है और वातावरण शांत है। कीर्तिनगर नामक एक छोटा सा कस्बा इस समुद्र तट के पास स्थित है। आमतौर पर इस क्षेत्र में कोई गंभीर अपराध नहीं होता था, लेकिन कभी कभी चोरी चकारी की घटनाएं यहाँ हो जाती थीं। आज भी बीच से थोड़ी दूर स्थित एक कॉलोनी के घर में चोरी हुई थी, लेकिन चोर घर से भागने में कामयाब हो गया। कुछ लोग उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। भागते हुए वह समुद्र तट के पास स्थित एक हवेली में पहुंचा, जिसके बारे में माना जाता था कि वह शापित है। क्योंकि वह बाहरी व्यक्ति था, इसलिए उसे इसका पता नहीं था। उसके पीछे पड़े लोगों ने उसे हवेली में प्रवेश करते देखा और वे लौटने लगे, क्योंकि वह जानते थे कि वह वापस नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी कोई वापस नहीं आया था। चोर हवेली के अंदर था, वहाँ डर का माहौल था, लेकिन वह लाचार था क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता था। उसने रात में बाहर जाने का फैसला किया और तब तक वह हवेली में घूमने लगा। वहाँ कई बड़े कमरे थे। उसने सोचा कि एक समय में ये हवेली एक अद्भुत इमारत रही होगी। भ्रमण करते हुए वह ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया तो वहां से समुद्र साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद वह हवेली के पिछवाड़े पहुंचा और उसने देखा कि वहाँ एक बगीचा था। वह उसे देखने लगा। तब तक अंधेरा फैलने लगा था। अचानक उस पर किसी चीज़ ने हमला किया और जब उसने यह देखा, यह क्या है, तो उसकी आंखों में भय व्याप्त हो गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह उस चीज़ के हाथों मारा गया। उसकी चीख हवेली के बाहर भी सुनी गई। वहाँ के निवासी समझ गए कि शापित हवेली ने एक और जान ले ली थी। स्थान वडोदरा। राजेश ने इंजीनियरिंग का पहला साल पूरा कर लिया था। छुट्टियां शुरू होने वाली थी और बड़ा सवाल ये खड़ा होने वाला था कि इस बार वह छुट्टियां कहाँ मनाई जाएंगी। इस बार राजेश ने पहले ही सोच लिया था कि वह अपने चाचा के घर जाएगा, जो गोवा के कीर्ति नगर में रहते थे। राजेश को प्रकृति से बहुत लगाव था और उसे समुद्र तट, पहाड़, बर्फ आदि विशेष रूप से पसंद थे। उसने शिमला में बर्फ से ढके पहाड़ों को घूम लिया था, इसलिए इस बार उसने समुद्र तटीय क्षेत्र का दौरा करने का फैसला किया। राजेश ने एक दिन में ही अपनी यात्रा की तैयारी पूरी कर ली थी और अगले दिन वह ट्रेन से कीर्ति नगर के लिए चल पड़ा और उसके अगले दिन वह अपने चाचा के घर पहुंच गया। उसके चाचा राजेंद्र वहां इंस्पेक्टर के पद पर काम करते थे और उसकी चाची शीरा वहां शिक्षिका थी। उसकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम शीना था और वह राजेश के समान उम्र की थी। वे सभी उसे देखकर खुश हुए क्योंकि वे काफ़ी लंबे समय के बाद मिले थे। राजेश को यहाँ का वातावरण बहुत पसंद आया और वह अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहा था। यहाँ का समुद्र तट भी बहुत साफ और शांत था। वह और शीना रोज़ाना समुद्र तट पर घूमने जाते थे। कुल मिलाकर कीर्तिनगर में रहना मज़ेदार था। एक दिन राजेश और शीना समुद्र तट पर टहल रहे थे। टहलते टहलते वह हवेली के पास पहुँचे। राजेश को इस हवेली को देखकर उसमें दिलचस्पी हुई। राजेश ने पूछा, यह क्या है शीना? यह हवेली रहस्यमय रखती है। शीना ने जवाब दिया, हाँ ये है। तो राजेश ने पूछा, कैसे?
कृपया मुझे विस्तार से बताओ, शीना ने इस पे जवाब दिया। इसे यहाँ शापित हवेली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो भी इसमें गया वह कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि हो सकता है कि कोई बुरी आत्मा हो जो रूहों को मार देती है। राजेश ने पूछा, क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? ये सब अंधविश्वास है, शीना ने जवाब दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे मानना स्वीकार करती हूँ या नहीं, लेकिन यह सच है कि इससे कोई भी जीवित नहीं बच पाता। तो राजेश ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे कुछ नया केस मिल गया है। शीना ने कहा, नहीं, पापा पुलिस में हैं, लेकिन फिर भी वे इसे सुलझाने में असमर्थ रहे और उनसे पहले भी कई लोग असफल हुए थे। राजेश ने कहा, फिर भी मैं एक बार अपनी पूरी कोशिश करूँगा। क्या हम इसमें जा सकते हैं? शीना ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। अगर माँ पापा को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। राजेश ने कहा, ठीक है फिर। राजेश उस समय वापस लौट आया, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह इस मामले में गहराई तक जाएगा। शाम का समय था। राजेश अपने चाचा जी के परिवार के साथ खाना खा रहा था। राजेश अपने चाचा जी से हवेली के बारे में बात करने के लिए उत्साहित था। वह लोग खाना खाने के बाद एक साथ बैठे थे। राजेश ने कहा, चाचा जी, इस हवेली का क्या रहस्य है? चाचा जी ने बताया, मुझे पता था कि जब तुम इसके बारे में सुनोगे तो तुम्हें इसमें ज़रूर दिलचस्पी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। इसमें घुसकर कई लोगों की जान चली गई थी। अधिकतर वे सभी अपराधी किस्म के लोग थे। यहाँ के निवासियों को इसके बारे में पता है, इसलिए वे इसके पास जाने से भी कतराते हैं। लेकिन कभी कभी अपराधी किस्म के लोग और बाहरी लोग इसमें घुस आते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। राजेश ने कहा, आपने जांच तो की होगी ना? कुछ तो सामने आया होगा। चाचा जी ने जब कहा, हाँ, मैंने जांच की है और मुझसे पहले दूसरों ने भी जांच की थी, लेकिन कुछ नहीं निकला। राश ऐसी अवस्था में थी जैसे उनका पूरा खून चूस लिया गया हो। हमें अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है जिससे हम हत्यारे तक पहुंच सकें। मुझे पता है कि तुम्हें रहस्य सुलझाना पसंद है, लेकिन इससे दूर रहो, क्योंकि तुम यहाँ मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हारी सुरक्षा सर्वोपरि है। राजेश ने कहा, ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। लेकिन सभी जानती थी कि यह निश्चित रूप से इसकी गहराई में जांच करेगा। अगला दिन रविवार था और राजेश और उसके चाचा जी का परिवार समय बिताने के लिए समुद्र तट पर गए। वह वहाँ आनंद ले रहे थे और घूम रहे थे। राजेश का मन अभी भी हवेली में ही अटका हुआ था। राजेश ने पूछा, चाचा जी, एक बात बताइए, इस हवेली में सबसे ज़्यादा घटनाएं कब होती हैं, दिन में या रात में? चाचा जी ने जवाब दिया, अधिकतर घटनाएं रात में ही हुई और पीड़ित अधिकतर गलत पृष्ठभूमि के से थे, अर्थात वे अधिकतर अपराधी थे। लेकिन हमारी जांच ज़्यादा दिन के समय ही होती थी, जब हमें किसी के गायब होने की सूचना मिलती थी या किसी अपराधी के होने की खबर मिलती थी, तब हम हमेशा अपनी जांच यहीं से शुरू करते थे। राजेश, क्या कोई सीरियल किलर है जो अपराधियों को मार रहा है और अपने पैटर्न को छिपाने के लिए उसने कभी कभी निर्दोष लोगों की हत्या कर दी हो? चाचा जी ने कहा, जांच में ऐसा कुछ आया तो नहीं है, लेकिन मैं एक बार फिर से सोचता हूँ इस पर। राजेश भी सोच में पड़ गया और उसका मन इस रहस्य में बुरी तरह उलझ गया। कुछ बच्चे बीच पर क्रिकेट खेल रहे थे। हवेली की पिछली दीवार बीच के पास थी। अचानक उनकी गेंद पिछली दीवार से हवेली में पहुंच गई। उनमें से कुछ बच्चे बाहरी थे और अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे। जिज्ञासा के कारण उनमें से कुछ ने दूसरों के मना करने के बावजूद भी उसमें प्रवेश कर लिया। उसमें राजू नाम का एक लड़का था जो शीना का पड़ोसी था। वह उनके पास आया और उन्हें पूरी बात बताई। राजेंद्र और राजेश हवेली की ओर दौड़े और उन्होंने पूरी हवेली घूमी और अंततः हवेली के पिछवाड़े में पहुंच गए।
उन्होंने बच्चों को ढूंढ लिया था और उन्हें बाहर लौटने को कहा। राजेश हवेली को अंदर से देखने के लिए उत्साहित था। राजेश ने कहा, चाचा जी, हम यहाँ आ ही गए हैं तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। चाचा जी जानते थे कि राजेश का मन नहीं मानेगा, इसलिए इजाज़त दे दी। दोनों ने खूब खोजबीन की, लेकिन कुछ नहीं मिला। किसी व्यक्ति या किसी बड़े जानवर का कोई निशान नहीं था। यहाँ केवल विभिन्न प्रकार के पौधे और कुछ छोटे जानवर थे। अंततः वह बाहर आ गए। राजेश ने सोचा कि यह मामला अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि उसने इसकी जांच करने का फैसला किया। राजेश और उसका परिवार समुद्र तट पर दिन का आनंद लेने के बाद घर लौट आया। उन्होंने खाना खा लिया था और अब वे कॉफ़ी पी रहे थे और बातें कर रहे थे। शीना ने कहा, अब तो मुझे ये सब सच में किसी आत्मा का किया हुआ जान पड़ता है। राजेश ने कहा, ये कैसी बात कर रही हो शीना? आज के ज़माने में ये सब कहाँ होता है? शीना ने कहा, आपने कभी सोचा था कि आपका सामना कभी भेड़िया मानव से होगा? जब भेड़िया मानव हो सकता है तो आत्मा क्यों नहीं? राजेश के पास कोई जवाब नहीं था। वह खुद कुछ समय पहले असामान्य घटनाएं होते हुए देख चुका था। राजेश ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मुझे दूसरी दिशा में भी सोचना होगा। राजेश के चाचा जी को भी इसका उत्साह देख के उसको रोकना सही नहीं लगा। चाचा जी ने कहा, ठीक है राजेश, तुम मेरे साथ मेरी जांच में भाग ले सकते हो, लेकिन ये सुनिश्चित करो कि तुम अकेले कुछ भी नहीं करोगे। यह सुनकर राजेश खुश हुआ और उसने वादा किया कि वह हवेली में चाचा जी के साथ ही प्रवेश करेगा, अकेले नहीं। राजेंद्र के घर के पास एक शर्मा परिवार रहता था। उनके पास एक कुत्ता था और वे उसे रोज़ाना सुबह शाम घुमाने ले जाते थे। कल रात वे घूमने के लिए समुद्र का तट पर गए थे, लेकिन अचानक उनका कुत्ता वहां से भाग गया और हवेली में चला गया। उनमें उसे खोजने के लिए हवेली में प्रवेश करने का साहस नहीं था, इसलिए वह दुखी मन से लौट आए। उन्होंने राजेंद्र को सारी बात बताई और मदद मांगी। राजेंद्र ने कहा, इस समय वहां जाना ठीक नहीं होगा। आप सभी उस हवेली के बारे में बातें जानते हैं, लेकिन मैं सुबह ज़रूर देखूंगा। राजेश ने कहा, लेकिन चाचा जी, अगर हमें सच जानना है तो ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिन के समय कोई सुराग नहीं मिलता। राजेंद्र को राजेश की बात ठीक तो लगी, लेकिन वह किसी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। फिर भी उन्होंने अन्य पुलिसकर्मियों से पूछा और उनका हौसला बढ़ाया, और अंततः वह सभी हवेली में जाने के लिए तैयार हो गए। राजेंद्र, राजेश और अन्य पुलिसकर्मी हवेली में घुसे और जांच शुरू की। वे आखिरकार पिछवाड़े के बगीचे में पहुंच गए। हमेशा की तरह वहां सिर्फ पौधे और कुछ छोटे जानवर थे, लेकिन वहां किसी भी मानव या बड़े जानवर का कोई निशान नहीं था। कुत्ते का शव वहां पाया गया। उसके शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं थी। सभी बहुत हैरान थे। किसी भी चीज़ या व्यक्ति के बारे में कोई सुराग नहीं था। राजेश का दिमाग भी सोचना बंद कर चुका था, क्योंकि स्थिति वाकई अजीब थी। अंततः उन्होंने जांच रोक दी और हवेली से वापस लौट आए। राजेश ने कहा, यह हमारी सोच से बाहर है। मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि ये मानव है, पशु है या अलौकिक है। राजेंद्र ने कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं भी इसे समझने में असमर्थ हूँ। अंततः वह सभी थके हारे और निराश होकर घर पहुँचे और अगले दिन इस पर पूर्ण विचार करने का निर्णय लिया। उस रात राजेश बस हवेली के बारे में सोच रहा था। उसने बहुत सोचा, लेकिन वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। वहां ना तो किसी मानव का और ना ही किसी खतरनाक जानवर का कोई निशान था। यहाँ तक कि वहां किसी भी प्रकार की अलौकिक चीज़ों का कोई संकेत भी नहीं था। वह जितना भी सोचता, उसकी सोच बस छोटे जानवरों और पेड़ पौधों पर ही आकर रुक जाती थी।
वह फिर से इस पर सोचने लगा। उसे हर किताब, हर शो याद आ गया जो वह जासूसी के अपने जुनून के कारण देखा करता था। अचानक उसके दिमाग में बहुत भयानक ख्याल आया। वह बहुत देर तक सोचता रहा, क्या यह संभव हो सकता है? अंततः उसने कीर्तिनगर का इतिहास जानने का निश्चय किया। उसकी चाची एक शिक्षिका थी, वह भी उसे कुछ जानकार व्यक्तियों से संपर्क करवा सकती थी। इसके अलावा उसने अपने कॉलेज में भी अपने एक प्रोफेसर से बात करने की सोची। उसने ये सब कन पर रखते हुए सोने का निश्चय किया। सन 1975। स्थान कीर्तिनगर की हवेली। उस समय कीर्तिनगर आज की तरह विकसित नहीं था। वहाँ बहुत ज़्यादा घर नहीं थे, सीमित आबादी ही रहती थी। उस समय उस हवेली में प्रोफेसर सुरेश शास्त्री रहा करते थे। यह हवेली उन्हें सरकार द्वारा उनके शोध कार्य के लिए अस्थायी तौर पर दी गई थी। वह जीव विज्ञान में बहुत होशियार थे और एक वैज्ञानिक थे। लेकिन वह होशियार होने के साथ साथ संकी भी थे। वह आजकल जीव विज्ञान से संबंधित शोध में व्यस्त थे। वह उस चीज़ को और अधिक विकसित करना चाहते थे जो उनकी प्रयोगशाला में थी। यह प्रयोगशाला हवेली के पिछवाड़े में स्थित थी। वहाँ के निवासी भी उसे पागल कहते थे क्योंकि वह अजीब प्रयोग करता रहता था। आजकल वह जिस प्रयोग में लगा हुआ था उसमें कई बार विफल हो गया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई थी। लेकिन आज बहुत कुछ अलग था और वह अपने प्रयास में सफल रहे। वह चीज़ अब विकसित और जीवित थी। प्रोफेसर खुश तो हुए, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि उस चीज़ ने उन पर हमला कर दिया था और उन्हें मार डाला था। प्रोफेसर की सनक उनके लिए ही जानलेवा बन गई थी। तभी से यह हवेली शापित हो गई और इसमें प्रवेश करने के बाद कई लोगों की जान चली गई। वर्तमान समय वर्ष 2025। अब राजेश को हवेली के बारे में कुछ सुराग मिल गया था। वह भी श्री वीरेंद्र शास्त्री से मिलने के लिए गया था। वीरेंद्र शास्त्री उसकी चाची के सहकर्मी थे और एक जीव विज्ञान शिक्षक थे। वह प्रोफेसर सुरेश शास्त्री के पुत्र थे। उन्होंने बताया कि उसके पिता उस प्रयोगशाला में पौधों और जानवरों पर प्रयोग करते थे और उसने यह बात पुलिस को पहले ही बता दी थी, लेकिन वह अपने पिता के प्रयोग के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे क्योंकि उस समय वह केवल 5 साल के थे और अपनी माँ के साथ मुंबई में रहते थे और कुछ 25 साल पहले ही कीर्तिनगर में स्थित अपने पैतृक घर लौटे थे। उनके पिता की एक डायरी में सब प्रयोग के बारे में लिखा हुआ था। राजेश ने मिस्टर पॉल, जो उसके कॉलेज में बायोटेक के प्रतिभाशाली अध्यापक थे, उनसे इस बारे में चर्चा की। अब उसे इस रहस्य को सुलझाना था और अब उसे रास्ता मिल गया था। उसने अपने चाचा जी को सारी बात बताई और अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उसने एक खिलौना खरगोश खरीदा जो असली जैसा दिखता था और उसमें एक विशेष प्रकार का जहर भर दिया। यह रिमोट से संचालित होता था। वह इसे हवेली के पिछवाड़े में बगीचे में ले गया। वह इसे इधर उधर घुमाने लगा। उसके चाचा का परिवार और कुछ अन्य लोग उसके साथ थे और वह सब राजेश के साथ थोड़ा दूर खड़े थे और फिर उनके सामने आया एक खौफनाक मंजर। गुलाब के पौधे जैसा दिखने वाला एक पौधा हरकत में आया और उस खिलौने को पकड़कर उसका खून पीने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वह उसे एक जीवित प्राणी समझ रहा था। राजेश और राजेंद्र को छोड़कर सभी बहुत आश्चर्यचकित थे। पौधा अब छटपटा रहा था क्योंकि उसमें जहर पहुंच गया था और कुछ देर बाद वह बिना किसी हलचल के ज़मीन पर गिर पड़ा। राजेश ने कहा, तो यह था भूत या अभिशाप, जो भी आप लोग इस हवेली के बारे में कहते हैं। राजेंद्र ने कहा, हाँ, राजेश ने मुझे कल इसके बारे में बताया था और इसे हल करने की यह हमारी योजना थी। राजेश ने कहा, सालों पहले जो प्रोफेसर
सुरेश शास्त्री यहाँ रहा करते थे। यह उनके पागलपन का नतीजा था। वह इन सामान्य पौधों को मांसाहारी बनाना चाहता था, इसलिए उसने इस गुलाब के पौधे में एक वायरस प्रविष्ट करा दिया। इस वायरस में मांसाहारी पौधों और जानवरों के जीन मौजूद थे। ये पौधा साधारण पौधों की तरह दिखता था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं सका। सभी लोग राजेश को प्रशंसा भरी दृष्टि से देख रहे थे। सभी लोग ध्यानपूर्वक राजेश की बात सुन रहे थे। राजेश ने कहा, उस वायरस के कारण इस पौधे में कुछ इंद्रियां विकसित हो गई थी और इसे लंबा जीवन मिला, क्योंकि यह जीवित प्राणियों के रक्त पर जीवित था। यह मुख्य रूप से जानवरों के खून पर निर्भर था, क्योंकि मनुष्य इस हवेली में कम ही आते थे। हवेली के शापित समझे जाने के कारण लोग इसमें जाते नहीं थे। इस तरह से ये अच्छा ही था, क्योंकि इस वजह से कई लोगों की जान बची रही। पहले कीर्तिनगर इतना विकसित नहीं था और लोग भी इसे जागरूक नहीं थे, तो अंधविश्वास को सच मानते हुए लोग हवेली में जाते ही नहीं थे। अधिकतम मौतें जानवरों की थीं, इसलिए पुलिस भी इसमें ज़्यादा गहराई से नहीं गई, इसलिए बड़े स्तर पर कोई जांच नहीं की गई। फिर यह पौधा हवेली के पिछवाड़े में बहुत ही आंतरिक भाग में स्थित था, और ये सब का कारण एक पौधा भी हो सकता है, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। चाची ने कहा, तुमने को तो कमाल कर दिया बेटा, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि यह ऐसा भी हो सकता है। शीना ने कहा, आप जीनियस है भाई। राजेश मुस्कुराया और बोलने लगा, रुकिए, अभी और भी कुछ है जो इस केस में बाकी है। सभी लोग आश्चर्य से राजेश को देख रहे थे। चाची और शीना ने एक साथ पूछा, अब क्या बाकी रह गया इसमें? राजेश ने कहा, क्या आप सभी ने ये सोचा कि यह पौधा केवल एक इंसान या जानवर पर ही हमला क्यों करता है, जबकि हम सब पहले भी यहाँ जांच करने आ चुके हैं। फिर हम में से कुछ लोग उसके पास गए, लेकिन फिर भी उसने हमला नहीं किया। सभी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा था। तभी राजेंद्र के फ़ोन पर कुछ मैसेज आया, जो उसने राजेश को दिखाया, जिसे देखकर राजेश मुस्कुराने लगा। राजेश ने कहा, यह किसी व्यक्ति की भागीदारी के बिना संभव नहीं था। आपको दुख तो होगा वीरेंद्र सर, लेकिन मैं मजबूर हूँ ये बताने के लिए। सभी लोग वीरेंद्र शास्त्री को रहस्यमय दृष्टि से देख रहे थे। तभी दो पुलिस वाले एक व्यक्ति को पकड़े हुए अंदर आए। वीरेंद्र ने कहा, सुरेंद्र, तुम यहाँ, वो भी ऐसे? सुरेंद्र वीरेंद्र का छोटा भाई था जो उसके साथ रहता था। राजेश ने कहा, माफ़ कीजिए सर, लेकिन आपके भाई की भी इसमें भागीदारी है। वीरेंद्र ने कहा, क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? राजेश ने कहा, हाँ सर, आपका भाई आपकी तरह नहीं सोचता है। आपकी नज़रों में आपके पिता गलत थे, लेकिन इनकी नज़रों में नहीं। जब मैं आपके घर आया था और आपके पिता के बारे में हम बात कर रहे थे और हम उनको गलत बता रहे थे, तो उनकी आंखें और चेहरे पर जो भाव आए थे, उन्हें देख के ही मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इनकी नज़र में सुरेश शास्त्री महान थे। वीरेंद्र ने कहा, लेकिन फिर भी उसका इससे क्या लेना देना है? राजेश ने कहा, सुरेंद्र एक बायोटेक विशेषज्ञ है और उन्हें पता था कि प्रौद्योगिकी को जीव विज्ञान के साथ कैसे मिलाया जा सकता है। इसलिए उसने अपने पिता के हुए अपमानों का बदला लेने के लिए एक सही समय का इंतज़ार किया और उस पौधे में एक विशेष प्रकार का सेंसर लगाया, जो एक से अधिक व्यक्तियों के होने पर पौधे को शांत रहने का निर्देश देता था, और जब केवल एक ही व्यक्ति हो तो हमला करने का। इसलिए खोजबीन में कभी कुछ पता नहीं रख पाया। आप सब लोग जब यहीं थे तो चाचा जी ने अपने कुछ साथियों को आपके घर भेज दिया, और जब उससे कड़ाई से पूछा तो उसने सब कुछ प्रमाण सहित बता दिया। साथ ही यह भी चाहता था कि इस हवेली का अभिशप्त होने का विश्वास बना रहे, ताकि आगे यह हवेली को अपने हिसाब से उपयोग कर सके। सुरेंद्र ने कहा, यह लड़का सही कह रहा है भैया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे अब भी लगता है कि मेरे पिता बुरे नहीं हैं, ना ही मैं तुम्हारी तरह उन्हें बुरा मान चुका हूँ।
मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, राजेंद्र ने कहा। ठीक है, अब तुम जेल जाने के लिए तैयार रहो। वीरेंद्र दुखी थे लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे और वे सदमे की स्थिति में थे कि उनके सामने इतना कुछ हो रहा था लेकिन उनको पता नहीं लगा। इस प्रकार राजेश के नाम एक और रहस्य हो गया जो उसने हल कर दिखाया और उसके परिवार को उस पर गर्व था।